हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, तो आपको मेरे साथ क्लास के लास्ट तक बने रहना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। और मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा आपको सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कौन सा करेक्ट होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। जी हाँ, तो प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? चिंतन या शिथिलीकरण या अनुकूलन या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 2019 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी शिथिलीकरण क्या है? ये प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे साथ साथ में। सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं। जी हाँ, तो कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4 या 5? तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3 अवस्थाएं हैं सामान्य अनुकूलन संलक्षण में। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। और जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आपको सारे क्वेश्चन को हर हाल में देखना है, सुनना है और समझने की कोशिश करना है। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? जी हाँ, तो किसने किया है? फ्राइड ने या स्किनर ने या एडलर तथा युंग ने या मिलर तथा डोलार्ड ने? तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी मिलर तथा डोलार्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? सामान्य अनुकूलन संलक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, तो किसके द्वारा किया गया है? मार्टिन सेलिगमैन या हंस सेलिए या होम्स या लेजारस? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी हंस सेलिए के द्वारा किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जी हाँ, तो उन्हें क्या कहा जाता है जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं? भौतिक दबाव, पर्यावरणीय दबाव या मनोवैज्ञानिक दबाव या इनमें से कोई नहीं? तो 5 का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी मनोवैज्ञानिक दबाव कहते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रतिपादन किसने किया है? जी हाँ, तो किसने किया है? जेबी वाटसन या लोजारस या लिंडसले और स्किनर या साल्टर तथा वोल्पे? तो यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी यानी साल्टर तथा वोल्पे ने किया है। चलिए, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखेंगे। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और सेंट्रल एग्जाम के लिए भी। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की तुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? अनुकूलन, समायोजन, समन्वय या इनमें से कोई नहीं? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समायोजन कहा जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलिएगा, सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर साथ में देते चलते चलिएगा। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार कहलाती है। तो क्या कहलाती है? दमन, तर्क, द्वंद्व या कुंठा? जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी द्वंद्व कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? तनाव के धनात्मक पहलू है। जी हाँ, जो तनाव के धनात्मक पहलू हैं वो क्या है? परिश्रांति या डिस्ट्रेस या यूस्ट्रेस या इनमें से कोई नहीं? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यूस्ट्रेस हो जाएगा। देखिए, आपको बीएम एग्जाम 2020 में पूछा जा चुका है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जी हाँ, जो स्ट्रेस शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, लैटिन, हिंदी या जर्मन? तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लैटिन भाषा से हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? तनाव के ऋणात्मक पहलू है। जी हाँ, तनाव के यानी इसको स्ट्रेस बोलते हैं, उसके ऋणात्मक पहलू क्या है? यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस या परिश्रांति या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डिस्ट्रेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है? तो कौन सा प्रभावी है अधिक योजना? यानी व्यावसायिक सहारा या पारिवारिक कार्यक्रम या संज्ञान में परिवर्तन या सामुदायिक सहारा? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संज्ञान में सहारा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में?
सामान्य प्रतिबल, जी हाँ, सामान्य प्रतिबल निष्पादन घटाता है या निष्पादन बढ़ाता है या निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 13 का कौन सा राइट आंसर होगा, आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी निष्पादन को क्या करता है, बढ़ाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, हंस शैली के अनुसार तनाव एक विशिष्ट अनुक्रिया है या एक अविशिष्ट अनुक्रिया है या एक समायोजी अनुक्रिया है या एक असमायोजी अनुक्रिया है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी एक अविशिष्ट अनुक्रिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, चलिए आंसर दीजिए। संवेगात्मक समायोजन का आशय है, जी हाँ, तो क्या आशय है, परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त या अपने संवेग पर नियंत्रण रखना या हर परिस्थिति में समान संवेग व्यक्त करना या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। तो कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, प्रतिबद्धता या चुनौती या नियंत्रण या दुश्चिंता। जब 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दुश्चिंता हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, कुंठा आक्रामकता यानी फ्रस्ट्रेशन एग्रीगेशन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। जी हाँ, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जॉन डोनाल्ड या एडवर्ड हॉल या कॉटरेल या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यानी जॉन डोनाल्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, तनाव उत्पन्न करने वाले कारक है। जी हाँ, तो कौन से कारक है तनाव उत्पन्न करने वाले, प्रतिगमन, प्रतिबल, प्रत्याहार या अनुकरण। तो अब 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रतिबल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, आक्रमण के कारण कौन नहीं है। जी हाँ, तो आक्रमण के कारण कौन नहीं है, शरीर, क्रियात्मक तंत्र या सहज प्रवृत्ति या तदात्मीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शरीर, क्रियात्मक तंत्र, यह क्या है, आक्रमण के कारण नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है, आंतरिक दबाव, कुंठा या द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कुंठा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में, किसी वस्तु को खोने का बोध है, निर्धनता या वचन या सामाजिक असुविधा या इनमें से कोई नहीं। तो भाई 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी किसी वस्तु को खोने का बोध क्या है, वचन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में, चलिए आंसर दीजिए सारे। निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। तो कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है, चिंता है, कुंठा या संघर्ष या सामाजिक सहभागिता। तो यहाँ पे राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, यानी सामाजिक सहभागिता, ये क्या है, प्रतिबल का स्रोत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन 23 में, मुख्यतः प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, 2, 6, 4 या 3। तो भाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 3 प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्या है 24 में, तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत है। जी हाँ, तो कितना है तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत, 30 से 40 या 50 से 70 या 80 से 90 या 20 से 30। तो मैं 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 50 से 70%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्या है 25 में, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो कौन है, यानी लेजारस या स्पीयरमैन या थर्स्टन या थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे राइट आंसर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, यानी लेजारस हो जाएगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्या है 26 में, चलिए आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, द्वंद्व या कुंठा या शोर या आंतरिक दबाव। तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी शोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन 27 में, मन, मस्तिष्क तथा
प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? चलिए कमेंट में आंसर दीजिए। यानी फंक्शनल साइकोलॉजी या साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी या फैकल्टी साइकोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 27 का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 में चलिए आंसर दीजिए सारे कमेंट बॉक्स में। इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है? जी हाँ, तो कौन सा मानव निर्मित प्रतिबल है? चक्रवात, भूकंप, बाढ़ या प्रदूषण? तो भाई 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी प्रदूषण जो है क्या है? मानव निर्मित प्रतिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 29 में चलिए आंसर दीजिए। सामान्य अनुकूल संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? जी हाँ, तो तीसरी अवस्था का नाम क्या है? परिश्रांति अवस्था या प्रतिरोध अवस्था या चेतावनी प्रतिक्रिया अवस्था या इनमें से कुछ भी नहीं। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी परिश्रांति अवस्था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? बर्न आउट अवस्था है। जी हाँ, तो बर्न आउट अवस्था है किसका अवस्था है? यानी शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता की या पर्यावरणीय तथा मानसिक विकास की या सामाजिक तथा धार्मिक उत्थान की या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, जो बर्नआउट अवस्था है वो किसका है? यानी शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता की। क्या है 31 में? इनमें से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी परिवार हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्या है 32 में? इनमें से कौन समूह संरचना का घटक नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा समूह संरचना का घटक नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी अनुमान हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन 33 में? वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? जी हाँ, तो किस रूप में हो सकता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें सभी रूप में हो सकता है। यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण में हो सकता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। आक्रामकता एवं हिंसा को कम करने की विधि है। जी हाँ, तो कौन सी विधि है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्या है 35 में? एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता है। जी हाँ, तो क्या विशेषता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी विशेषता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 36 में? एगोराधुभीति यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यानी एगोराफोबिया किसे कहते हैं? जी हाँ, एगोराफोबिया किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए में है किसी व्यक्ति से कोई वस्तु लेने में डर या भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से डर या सुनसान जगह में रहने से भय या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 का मुझे आंसर दीजिएगा, कौन सा करेक्ट होगा? ए, बी, सी और डी। जी हाँ, चलिए तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एगोराफोबिया किसे कहते हैं? यानी कोई व्यक्ति हो गया जो भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से डरता है, उसको क्या है? यानी एगोराफोबिया की शिकायत है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 37 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 37 में? LSD। जी हाँ, क्या है ये? LSD निम्नांकित में किस वर्ग की औषधि है? तो आपको बताना है वो किस वर्ग की है। यानी प्रशांतक, बी में आपका हो गया विभ्रमो उत्पादक, सी में आपका हो गया उत्तेजक, डी में आपका हो गया इनमें से कोई नहीं। चलिए तो यहाँ पे कौन सा आपका 37 का आंसर करेक्ट हो जाएगा? ए, बी, सी या डी है? जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी विभ्रमोत्पादक, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 38 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 38 में? निम्नांकित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा प्रकार नहीं है मनोविदालिता का? व्यामोही मनोविदलता या मिश्रित मनोविदलता या विघटित मनोविदलता या विद्रोही मनोविदलता? तो यहाँ पे जो 38 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी विद्रोही मनोविदलता ये मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को कमेंट में आंसर देते चलना है। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 39। क्या है क्वेश्चन नंबर 39 में? निम्नलिखित में कौन सा लक्षण आंतक विकृति नहीं है? यहाँ पे कौन सा जो लक्षण है जो आंतक विकृति नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर में हृदय गति में परिवर्तन, तीव्र डर, पसीना आना या बाध्यता। जी हाँ, तो 39 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, ये जो बाध्यता है ये आंतक लक्षण यानी जो लक्षण है आंतक विकृति नहीं है। चलिए
अब अगला देख लेंगे एमी क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में? मनोविकलता के रोगी का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में है अलग थलग रहना, भूख नहीं लगना, वास्तविक जगत से संबंध टूट जाना, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 40 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वास्तविक जो जगत है उससे संबंध टूट जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मनोविकलता बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। जी हाँ, ये जितने भी क्वेश्चन है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा। जी यहाँ पे क्या है 41 में? उन्मादी विषादी विकार को DSM-4 में कहा गया है। तो क्या कहा गया है इसको? एक ध्रुवीय विकार, द्विध्रुवीय विकार, पंचध्रुवीय विकार, या त्रिध्रुवीय विकार। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहा गया है उसको? ध्रुव यानी द्विध्रुवीय विकार कहा गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 42 में? रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको बताने हैं जो रैशनल इमोटिव चिकित्सा है उसका प्रतिपादन किसने किया था? फ्रायड, अल्बर्ट एलिस, मैस्लो, अन्ना फ्रायड। जी हाँ, तो यहाँ पे 42 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्बर्ट एलिस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। क्या है क्वेश्चन नंबर 43 में? मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के किस अवस्था में रोगी बोलते बोलते अचानक चुप हो जाता है? जी हाँ, कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में यानी रोगी जो है बोलते बोलते क्या होता है? अचानक चुप हो जाता है। स्वप्न विश्लेषण, या स्थानांतरण की अवस्था, या प्रतिरोध की अवस्था, या स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था। तो यहाँ पे कौन सा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? यहाँ पे 43 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी प्रतिरोध की अवस्था में रोगी क्या हो जाता है? अचानक यानी बोलते बोलते अचानक चुप हो जाता है। चलिए अगला देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44। क्या है क्वेश्चन नंबर 44 में? व्यवहार चिकित्सा की प्रविधि मॉडलिंग आधारित है। जी हाँ, जो व्यवहार चिकित्सा की जो प्रविधि मॉडलिंग है वो किस पर आधारित है? यानी साधनात्मक अनुबंध पर, शास्त्रीय अनुबंधन पर, यानी प्रेक्षणात्मक शिक्षण पर, या उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ पे कौन सा आपका आंसर होगा 44 का? ऑप्शन नंबर डी, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रेक्षणात्मक सीखना पर क्या है? यानी जो व्यवहार चिकित्सा है उसकी जो प्रविधि मॉडल है वो उस पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। क्या है क्वेश्चन नंबर 45 में? निम्नलिखित में कौन योग की पद्धति नहीं है? यानी कौन सी पद्धति है जो योग की पद्धति नहीं है? आसन, प्रत्याहार, समाधि, या विपश्यना। जी हाँ, तो बताइएगा कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा? ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पे 45 का जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विपश्यना जो है वो योग की पद्धति नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46। क्या है क्वेश्चन नंबर 46 में? किस चिकित्सा विधि में? जी हाँ, कौन सी चिकित्सा विधि में फ्लडिंग का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये में है मानवतावादी चिकित्सा विधि में, या व्यवहार चिकित्सा विधि में, या गेस्टाल्ट चिकित्सा विधि में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 46 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी व्यवहार चिकित्सा विधि में जो फ्लडिंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47। क्या है क्वेश्चन नंबर 47 में? विश्व योग दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, जो विश्व योग दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 21 मई को, 21 जून को, या 21 जुलाई को, या 21 अगस्त को? तो यहाँ पे 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48। क्या है क्वेश्चन नंबर 48 में? उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे कौन सा भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया था? आपका ऑप्शन नंबर ए में है धन्वंतरी, याज्ञवल्क्य, पतंजलि, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी किसने प्रतिपादित किया था? पतंजलि ने। चलिए अगला देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49। क्या है क्वेश्चन नंबर 49 में? श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है? जी हाँ, जो श्वसन अभ्यास है उसको योग में क्या कहा गया है? ध्यान, आसन, या प्राणायाम, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका 49 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
प्राणायाम कहा गया है श्वसन अभ्यास को, किसमें? योग में। चलिए अब अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन नंबर 50 में? मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किस प्रस्तावित किया गया? किसने प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में है फीट्ज हाइडर, SM मोहसिन या लियोन फेस्टिगर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 50 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फीट्ज हाइडर ने किया था प्रस्तावित। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51। क्या है क्वेश्चन नंबर 51 में? मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है, कौन है मुख्य निर्धारक? अतिरिक्त सूचना, आवश्यकता, प्राथमिक समाजीकरण या असुरक्षा। तो यहाँ पे 51 का आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्राथमिक समाजीकरण हो जाएगा आपका 51 का करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। क्या है क्वेश्चन नंबर 52 में? रूढ़ि युक्तियाँ पद का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? जी हाँ, ये जो पद है रूढ़ि युक्तियाँ किसने प्रयोग किया था? सबसे पहले थर्स्टन, SM मोहसिन, वॉल्टर लिपमैन या एब्राहम मैस्लो। तो यहाँ पे 52 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वॉल्टर लिपमैन ने सबसे पहले उपयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। क्या है क्वेश्चन नंबर 53 में? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपका मनोवृत्ति जन्मजात होती है, मनोवृत्ति और भावना एक समान होती है, मनोवृत्ति अर्जित होती है, मनोवृत्ति सदा स्थिर होती है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 53 का? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो मनोवृत्ति है वो अर्जित होती है, यानी कमाई जा सकती है मनोवृत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। क्या है क्वेश्चन नंबर 54 में? पूर्वाग्रह, जी हाँ यहाँ पे क्या है? पूर्वाग्रह में कमी नहीं आती है शिक्षा से, यानी किससे पूर्वाग्रह में कमी नहीं आती है? शिक्षा से, अतः समूह संपर्क से, पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार से या रूढ़ि युक्ति से। तो यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? 54 का सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार से पूर्वाग्रह में कोई कमी नहीं आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। क्या है क्वेश्चन नंबर 55 में? इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है रूढ़ि युक्ति की विशेषता? अतिजित साम्यीकरण, पूर्ण सम्मत विश्वास, प्रतिनिधि मूलक शिक्षण, मानसिक प्रतिभा। जी हाँ, तो यहाँ पे 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पूर्ण सम्मत विश्वास। ये क्या है? रूढ़ि युक्ति जो युक्ति है उसकी विशेषता नहीं है, यानी खूबी नहीं है। अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। क्या है क्वेश्चन नंबर 56 में? एक प्राथमिक समूह निर्माण के लिए मौलिक शर्त क्या है? तो यहाँ पे कौन सा मौलिक शर्त है? प्राथमिक समूह निर्माण के लिए समूह का एक सामान्य लक्ष्य होना या समूह की प्रतिष्ठा का भाव होना या समूह का अनौपचारिक निर्माण या समूह के सदस्यों की कम संख्या होना। तो यहाँ पे 56 से कौन सा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, जो समूह का अनौपचारिक निर्माण जो है ये क्या है? यानी मौलिक शर्त है प्राथमिक समूह निर्माण के लिए। चलिए यहाँ पे समूह का जो अनौपचारिक निर्माण है वो प्राथमिक समूह निर्माण के लिए एक मौलिक शर्त हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। क्या है क्वेश्चन नंबर 57 में? अनुरूपता, यानी हम लोग किसको क्या बोलते हैं? कन्फर्मिटी, यानी जो अनुरूपता है उत्पन्न होती है वो कैसे होती है? सूचनात्मक प्रभाव के कारण, सामाजिक मानकों के प्रभाव के कारण, व्यक्ति की दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण या उपयुक्त सभी के कारण। जी हाँ, तो यहाँ पे 57 का आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी के कारण जो अनुरूपता उत्पन्न होती है। चलिए अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 58। क्या है क्वेश्चन नंबर 58 में? समूह का वर्गीकरण अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में किसने किया था? जी हाँ, मैकावेर ने किया था या कार्ट लेविन ने किया था या समनर ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 58 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी समनर ने किया था समूह का वर्गीकरण कौन कौन से किसमें? अंतः समूह एवं बाह्य समूह में। अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। क्या है क्वेश्चन नंबर 59 में? नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है। तो जो आपको बताने जो नॉर्मन ट्रिपलेट है उसका किस अध्ययन जो संबंधित है वो किससे है? सामाजिक सरामाव नयन से, यानी सामाजिक सरमाव नयन से
या सामाजिक संघर्ष से, परोपकारिता से, सामाजिक सुकुरीकरण से। तो यहाँ पे 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी किससे संबंध है, सामाजिक सुकुरीकरण से। चलिए अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 60। क्या है क्वेश्चन नंबर 60 में, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा जो कारण है समूह संघर्ष का नहीं है, संचार की कमी, सापेक्ष वचन या प्रत्यक्षित असमानता या पुरस्कार संरचना। तो यहाँ पे 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो पुरस्कार संरचना है वो समूह संघर्ष का कारण नहीं है। चलिए अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। क्या है क्वेश्चन नंबर 61 में, निम्नलिखित यानी निम्न में कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। कौन सी जो आपदा है जो मानव निर्मित नहीं है, सुनामी, युद्ध, भोपाल गैस कांड, चेरनोबिल। जी हाँ, तो यहाँ पे 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी मानव निर्मित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी ये सुनामी है ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति द्वारा आपदा है, ये कभी भी आ सकती है। चलिए अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। क्या है 62 में, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है। जी हाँ, कौन सा दिन है जो प्राकृतिक आपदा दिवस मनाया जाता है, 2 जून, 5 सितंबर, 13 अक्टूबर, 15 यानी 5 नवंबर। तो यहाँ पे 5 जो 62 का जो आपका यानी 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 अक्टूबर को यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है 63 में, कुंठ यानी कुंठा आक्रमण। कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जननी माना। जी हाँ, तो किसने माना था, डोलार्ड तथा उनके सहयोगी ने, या बनरा तथा उसके सहयोगी ने, या फ्रायड तथा उनके सहयोगी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 63 यानी 63 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डोलार्ड तथा उनके जो सहयोगी साथी थे उन्होंने ही जननी माना था किसको, कुंठा को। चलिए अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। क्या है क्वेश्चन नंबर 64 में, दूरदर्शन पर आक्रामक दृश्य देखने में बच्चों में क्या होती है, यानी आक्रामकता बढ़ जाती है, आक्रामकता पर नियंत्रण करना तीव्र हो जाता है, या कुंठा होती है, या सृजनात्मकता तीव्र हो जाती है। जी हाँ, दूरदर्शन मतलब टेलीविज़न यानी टीवी पर। तो यहाँ पे आपका 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाता है बच्चों में, जो आक्रामकता होती है वो बढ़ जाती है टीवी देखने से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 65। क्या है 65 में, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के उपाय हैं। किससे हम लोग कौन से उपाय से हम लोग आक्रमण और हिंसा को कम कर सकते हैं, विरेचन विधि, या सामाजिक अधिगम, या पुरानुभूति, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 65 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इन सभी से हम लोग जो आक्रमण है और जो हिंसा है उसको कम कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 66। क्या है 66 में, इनमें से कौन परामर्श के क्षेत्र नहीं है। कौन से क्षेत्र परामर्श के नहीं है, निजी, शैक्षिक, व्यवसायत्मक, या निर्देशन। तो यहाँ पे 66 का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, यानी जो निर्देशन है ये परामर्श के क्षेत्र नहीं है। चलिए अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। क्या है 67 में, बिना परीक्षण में प्रेक्षक परीक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन करता है। तो कौन सी इसमें परीक्षण में, नियंत्रित परीक्षण में, या अनियंत्रित परीक्षण में, या सहभागी परीक्षण में, या असहभागी परीक्षण में। तो यहाँ पे 67 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी सहभागी परीक्षण में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 68। क्या है क्वेश्चन नंबर 68 में, साक्षात्कार का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है साक्षात्कार का, आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं का स्रोत, गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी क्या है, ये साक्षात्कार का उद्देश्य है। चलिए अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 69। क्या है क्वेश्चन नंबर 69 में, परामर्श में संबंध होता है। तो कौन सा संबंध होता है परामर्श में, सामाजिक, सहायता परक, या व्यक्तिपरक, या वस्तुपूरक, या वस्तुपरक। तो यहाँ पे 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो परामर्श में कौन सा यानी संबंध होता है, वो सहायता परक संबंध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। क्या है क्वेश्चन नंबर 70 में, निम्नलिखित में कौन परीक्षण कौशल से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है परीक्षण कौशल से, धैर्यपूर्वक परीक्षण करना, धैर्यपूर्वक परीक्षण करना, नैतिकता का पालन करना, या समानुभूति। तो यहाँ पे 70 का आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन डी, जो समानुभूति है वो क्या है, परीक्षण कौशल से संबंधित नहीं है। चलिए तो हम लोगों ने
कंप्लीट कर लिया है आज कल क्लास। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए यहाँ तक बने रहने के आप सबका फिर धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।